Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स की कंप्लीट बायोलॉजी। अभी की जो करंट सीरीज है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 20 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड और आपके नीट के एग्जाम्स के लिए। एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना मसल और बोन के थ्रू ही होते हैं। तो अभी हम बेसिकली मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है ना मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से मसल को कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। mechanism of मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड sliding filament थ्योरी पर बेस्ड है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब देखो ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती ये है कि जो थिन फिलामेंट है ना वो थिक फिलामेंट के ऊपर कंटिन्यूसली स्लाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है। इस थ्योरी में आप ये अंडरस्टैंड करना कि जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट कौन है? आपके मायोसिन है। ठीक है, थिक फिलामेंट क्या है? आपकी मायोसिन है। और जो थिन फिलामेंट है, जो एक्टिन है, वो कंटिन्यूसली मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रही होती है। इसीलिए इस थ्योरी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अब देखो तो बॉडी में अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी state that the contraction of muscle fiber sliding filament theory state that the contraction of muscle fiber thin filament, या बोल सकते हो contraction of muscle fiber take place by thin filament over the thick filament, over the thick filament. ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट दैट contraction of muscle fiber take place by thick filament sliding over the thick filament। ठीक है, अब देखो हमने तो ये अंडरस्टैंड किया है बच्चे कि जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, वो बेसिकली क्या है? आपकी एक है और दूसरा क्या है? आपकी मायोसिन है। तो एक्टिन जो है वो बेसिकली आपके कैसे फिलामेंट है? थिन फिलामेंट है। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप लिख लिया करो। तो एक्टिन जो है थिन फिलामेंट है, मायोसिन जो है वो आपका क्या है? थिक फिलामेंट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इस थिन फिलामेंट
जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहा होगा। अब होता क्या है, देखो इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स का जो मूवमेंट या न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा किस वे में होता है, तो यूनि डायरेक्शनल वे में होता है। हमेशा याद रखना, यूनि डायरेक्शनल वे में होता है। मीन्स यहाँ पर अगर आपके सामने दो न्यूरॉन है, अगर आपके सामने दो न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर बता के समझा देता हूँ बच्चे कि सपोज हम, ये क्या है आपके एक न्यूरॉन और ये क्या है दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, और ये बेसिकली आपके क्या है डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका एक्सॉन पार्ट है, ये आपका क्या है एक्सॉन पार्ट है, और ये बेसिकली साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसी स्पेस में बेसिकली सारे रिएक्शंस चलती हैं दो न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल मैनर में नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, बट आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब भी एक न्यूरॉन से प्री न्यूरॉन से पोस्ट न्यूरॉन पर जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। हमेशा कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। हमेशा कैसा होगा बच्चे, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इस चीज को अगर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं तो सपोज ये आपका क्या है, सपोज ये क्या है आपका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अभी हम मान के चलते हैं, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेसिकली आपके डीपोलराइजिंग सिग्नल कहाँ जाएंगे, डीपोलराइजिंग सिग्नल जो है वो मोटर नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू बेसिकली कौन सा सिग्नल जा रहा है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजिंग सिग्नल है। अब देखो होता क्या है कि डीपोलराइजिंग सिग्नल जब मूव करेंगे यहाँ साइनेप्टिक क्लिफ्ट में के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, ठीक है। देखो जैसे ही सीएनएस से डीपोलराइजिंग सिग्नल जनरेट हुए, ये मोटर, ये सिग्नल जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंचे। जैसे ही डीपोलराइजेशन सिग्नल साइनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंचेंगे, इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट के ऊपर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम जो चैनल्स हैं, जो कैल्शियम चैनल है, ये बेसिकली क्या है आपका कैल्शियम चैनल है। और ये कैल्शियम चैनल कैसा है, तो बेसिकली ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। हमेशा याद रखना कैल्शियम कैसा है, वोल्टेज गेटेड चैनल। कुछ चैनल होते हैं जो लिगेंड बेस्ड चैनल है, जैसे सोडियम चैनल, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ही डीपोलराइजिंग सिग्नल आपके साइनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंचेगा, जो कैल्शियम चैनल है वो क्या हो जाएंगे, वो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे मींस इस चैनल के थ्रू किसका मूवमेंट होगा, कैल्शियम का मूवमेंट होगा। जब कैल्शियम का मूवमेंट साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर आएगा तो बेसिकली यहाँ से एसिटाइल कोलिन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एसिटाइल
कोलिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACH भी लिखते हैं। तो एसिटिल कोलिन जो है वो एक तरह का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको हम एनडी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में एनडी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई कि जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीएनएस से क्या रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है बेसिकली आपके डीपोलराइजिंग सिग्नल रिलीज हो रहा है। और जैसे ही ये डीपोलराइजिंग सिग्नल साइनेप्टिक क्लिफ में पहुंचेगा, साइनेप्टिक क्लिफ में पहुंचेगा, यहाँ पर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल जो है वोल्टेज में डिफरेंस होने की वजह से ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन का अंदर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। और जैसे ही कैल्शियम साइनेप्टिक क्लिफ के अंदर पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एसिटल कोलिन जो है वो फाइनली कहाँ आ जाएगा, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ जाएगा। मींस ये जो स्पेस है, इस स्पेस को ये आप क्या बोलते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। अब चलो इस स्पेस को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए रखता हूँ, ठीक है। अब देखो तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटिल कोलिन जो है वो कहाँ आ गया, वो आ गया आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सपोज ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, सार्कोलेमा। सपोज ये क्या है आपका, सार्कोलेमा, ठीक है। अब इस सार्कोलेमा में यहीं पर आपके ये क्या थे, यहाँ पर ये क्या थे बच्चे, ये सपोज आपका साइनेप्टिक क्लिफ था, जिसके अंदर क्या पैक्ड थे, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पैक्ड, ठीक है। अब एसिटिल कोलिन जो है उसका क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ। तो ये एसिटिल कोलिन जो है वो एक्सोसाइटोस कब हो रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से पूछ सकता है कि एक्सोसाइटोसिस जो है वो बेसिकली कैल्शियम जो है, कैल्शियम चैनल जो है वो एक तरह का ऐसा चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा, ठीक है, डीपोलराइजिंग सिग्नल के थ्रू, तो कैल्शियम आयन का साइनेप्टिक क्लिफ के अंदर क्या होगा बच्चे, मूवमेंट होगा। जब कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन साइनेप्टिक क्लिफ में आएगा, तो यहाँ से बेसिकली एक्सोसाइटोसिस क्या हो रहा है, एसिटिल कोलिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो एसिटिल कोलिन हार्मोन जो हमने यहाँ तक अभी स्टोरी को समझा, तो बेसिकली एसिटिल कोलिन हार्मोन को बाइंड करने के लिए सार्कोलेमा पे बेसिकली क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपका ACH एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, इस सार्कोलेमा में बेसिकली जो सोडियम लिगेंड चैनल हैं, ये क्या है आपके सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है। जैसे ही एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सोडियम प्रेजेंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो सोडियम प्रेजेंट है, इस सोडियम का
इनवर्ड मूवमेंट होने लगेगा। अभी तक बेसिकली अभी तक इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है, अभी तक जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो क्या था, आउटर साइड मींस सेल के बाहर के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज था, सेल के अंदर इनर साइड का चार्ज कैसा, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि सोडियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आएगा वहाँ पर मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। तो सोडियम जैसे ही अंदर आएगा, सोडियम आयन जैसे ही अंदर आएगा, ये क्या कॉज करेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो होता क्या है कि सार्कोलेमा में बेसिकली अगर मैं अंडरस्टैंड करूँ तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझना, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, एटीट्यूड। ठीक है, ये क्या है बेसिकली आपके एटीट्यूड, और यहाँ पर अगर आप देखो ये क्या है, तो बेसिकली यही है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकल। ये क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है आपके क्या, कैल्शियम। ठीक है, देखो होगा क्या कि जब सोडियम अंदर आएगा, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जब अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, आप देखोगे कि इस सेल के सरफेस पर जो सोडियम लिगेंड लिपिड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सोडियम आयंस प्रेजेंट है, इनका अंदर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। तो इनिशियली या स्टार्टिंग के टाइम में मेम्ब्रेन की पोटेंशियल ये थी, लेकिन अब मेम्ब्रेन की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इनर साइड पॉजिटिव हो जाएगा और आउटर साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया। जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तो ये सिग्नल जो है, जो ये सिग्नल है, ये सिग्नल मूव करेगा। या इसको इस तरीके समझो कि जैसे ही इनवर्ड मूवमेंट होगा किसका, सोडियम आयंस का, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज होगा, अब ये सिग्नल जो है, अब जो ये सिग्नल है ये मूव करेगा टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल। ये क्या है बच्चे, एल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सिग्नल जो है वो मूव करेगा फ्रॉम टी ट्यूब्यूल टू एल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब जैसे ही सिग्नल मूव करेगा टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल की तरफ, अब क्या होगा, अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो कैल्शियम पंप है, जो क्या है, कैल्शियम पंप है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बेसिकली जो कैल्शियम पंप है वो क्या होंगे, अब ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सिग्नल का मूवमेंट होगा टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल, कैल्शियम पंप जो है क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम पंप एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम को क्या करेंगे, ये सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम का जो मूवमेंट है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्कोप्लाज्मिक टू सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो होता क्या है,
ये जो सेल है इसमें क्या है आपके, ये क्या है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या भरा हुआ है, लिक्विड, और इसी लिक्विड में क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट मायोफिब्रिल। ठीक है, अब देखो ये जो मायोफिब्रिल है, सपोज ये क्या है आपकी मायोफिब्रिल है, ठीक है, ये आपकी क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल। ठीक है, ये क्या है आपकी मायोफिब्रिल। इसी मायोफिब्रिल के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है आपके, एटीसी प्रोटीन, जो एक तरह की सब यूनिट है किसकी, ट्रोपोनिन की, टीपीसी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, सिग्नल का मूवमेंट होगा टी ट्यूब्यूल टू एल ट्यूब्यूल, कैल्शियम पंप जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और कैल्शियम का मूवमेंट हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो ये रही आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। अब ये कैल्शियम आयन कहाँ आ गए, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आ गया, और सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, और इसी मायोफिब्रिल पर आपकी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। और जब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन पर ये कैल्शियम आयन जो है जाकर के बाइंड करेंगे, और जैसे ही कैल्शियम जो है बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड विथ टीपीसी प्रोटीन, तो यहां पर क्या होने लगेगा, स्टार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज में हमने बहुत सारे टर्म्स को देखा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो पहली बात तो हमेशा याद रखना कि जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेस पर। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर कंटिन्यूसली क्या करता है, स्लाइड करता है। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट दैट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट दैट contraction of muscle fiber take place by किसके थ्रू, by thin filament के थ्रू। कहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं ओवर थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी में हम क्या अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अब देखो हमने फिर अंडरस्टैंड किया कि जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में डिफरेंट नर्व फाइबर होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया मोटर न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से आपके डिफरेंट नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हम नर्वस सिस्टम वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डीपोलराइजिंग सिग्नल जनरेट हुआ, जिस सिग्नल को कौन लेकर के मूव कर रहा है, मोटर नर्व फाइबर। कौन लेके मूव कर रहा है, मोटर नर्व फाइबर। ये सिग्नल जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा तो वहां पर प्रेजेंट कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, और सराउंडिंग से कैल्शियम का इनवर्ड मूवमेंट होने लगेगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएंगे तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्सोसाइटोस होंगे, मींस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से बाहर की तरफ जाएंगे, तो इस स्पेस में आएंगे। तो इसी स्पेस को हम बोल रहे हैं यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने टारगेटेड सेल्स पे, मींस आपके पोस्ट न्यूरॉन पर अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है इन्हीं को हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। जैसे ही एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, इस सेल पर जो सोडियम चैनल प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे सोडियम अंदर आएगा, सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले ये थी, अब ये हो गई,
तो जब सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगी तो सिग्नल जो है वो टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल में पास ऑन होगा और कैल्शियम पंप जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही कैल्शियम पंप एक्टिवेट होंगे आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का सार्कोप्लाज्म में मूवमेंट होगा और सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। और ये कैल्शियम जो है वो बेसिकली टीपीसी जो एक तरह की सब यूनिट प्रोटीन है ट्रोपोनिन की, ठीक है। तो यहाँ पर टीपीसी से कैल्शियम बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये तो हमने अंडरस्टैंड किया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस तरीके से हो रहा है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन भी होगा। तो रिलैक्सेशन के लिए बेसिकली यहीं पर एसिटिलकोलिन के एस्टरेज प्रेजेंट होते हैं जो एसिटिलकोलिन को ही क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एसिटिल और कोलिन को ब्रेक कर देते हैं। तो वहां पर मसल जो है वो रिलैक्स स्टेज में चली जाती है। तो आप हमेशा दो चीज़ें याद रखना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपके डीपोलराइजिंग सिग्नल। जैसे डीपोलराइजिंग सिग्नल रिलीज होंगे तो वहाँ पर पहला जो पार्ट आता है एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक है न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा है आयन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर मींस एसिटिलकोलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन और आयन अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है, कैल्शियम आयन, ठीक है। चलो ख्याल रखो।